नमस्कार, मैं सुमंत। वेलकम टू कल्पवृक्ष आईएएस। ये है डे 61 हमारे डेली एमसीक्यू सीरीज़ का यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। चलिए, जो सवाल है वो शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस का फॉर्म निकला हुआ है, तो उसका जो लास्ट डेट है वो तुरंत आने वाला है, तो उसका फॉर्म भर देंगे आप सभी लोग। यूपी पीसीएस का जो फॉर्म है ये सारा इसको भर दीजिएगा। और इसका एग्ज़ाम शायद 12 या 14 मई को होगा, ठीक है ना? तो इसको तैयारी कर लेना अच्छे से। चलो सवाल करते हैं। जो पहला सवाल है वो है रिवर के ऊपर। नर्मदा रन्स थ्रू ओनली 3 स्टेट्स। कावेरी बेसिन कवर 3 स्टेट एंड 1 यूनियन टेरिटरी। जब आप पूरा फ्लो देखते हैं नर्मदा का, तो आप ये पाते हैं कि ये 3 राज्यों से पास करती है। ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ये एक वेस्ट फ्लोइंग रिवर है जो जाकर के अरेबियन सी में गिरती है। यहाँ पर नर्मदा पास करती है मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से और गुजरात से। सबसे खास बात यह है कि नर्मदा रिफ्ट वैली से होकर पास करती है, ठीक है ना? यही कारण है कि ये आपका वेस्ट फ्लोइंग की रिवर है। अच्छा, अब देखना है कि अगर रिफ्ट वैली से पास होती है तो इस नदी के नॉर्थ में कौन सा है और नदी के साउथ में कौन सा है। तो देखो ध्यान से, रिफ्ट वैली, ठीक है ना? यहाँ पर ये चीज़ देखना, देखो जो नर्मदा है, नर्मदा के ऊपर में है विंध्यन रेंज, नीचे में है सतपुड़ा रेंज। तो दोनों रेंज के बीच से ये जो नदी है वो गुजरती है। आपको मेरे को ये बताना है कि नर्मदा के अलावा और कौन कौन सी नदियां हैं जो रिफ्ट वैली से होकर गुजरती हैं। तो पहला करेक्ट है, कावेरी जो नदी है वो 3 राज्य और 1 यूटी कवर करती है। राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटका और केरला आता है, और पौंडीचेरी जो यूटी है वहाँ से गुजरती है। तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है। सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है इंडस सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली वॉज प्रिडोमिनेंटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। हमें कोई भी मंदिर हमें देखने को नहीं मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। हाँ, वहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी होगी ऐसा हमारा मानना है, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती तो जिस लेवल का प्लानिंग यहाँ पर देखने को मिलता है उस लेवल की प्लानिंग हमें देखने को नहीं मिलती, ठीक है ना? जैसे कि प्लानिंग हम देखते हैं जो सिटी है उसमें यहाँ तक कि जो रोड्स हैं, ड्रेनेज हैं, ये सब प्लान्ड हैं, ठीक है ना? जो आपके ईंटों का साइज़ है वो यूनिफॉर्म है, वेट्स हैं, मेजर्स हैं। तो ये चीज़ें तभी होती है ना जब एक सेंट्रलाइज अथॉरिटी होती है जिसके अंदर सब लोग रूल करते, मतलब सब लोग रहते हैं। दूसरा कह रहा है इन दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग। हाँ, जो कॉटन के जो अवशेष हैं वो हमें देखने को मिले हैं जो इंडस सिविलाइजेशन है वहाँ से, इसलिए दोनों बातें यहाँ पे करेक्ट हैं। ये सवाल पूछा गया है CSE 2011 में, ठीक है? तो ये पहला दूसरा दोनों करेक्ट है यहाँ पे। अगला सवाल है इनमें से कौन है पार्ट एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है उसमें कौन कौन से पार्ट हैं? प्रेसिडेंट तो उसका चीफ होता ही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर का पार्ट होता है, ठीक है? तो आपने 3 को एलिमिनेट कर दिया, 3 यहाँ गया, 3 यहाँ गया, खत्म। अब देखो 1, 2 एंड 5 ये मेरे को कंफर्म पता है, तो 1, 2 एंड 5 केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है डी, तो आपका डी हो गया। सिविल सर्वेंट परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है? और जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ठीक है? डी विल बी द करेक्ट आंसर। हमारे यहाँ क्या है,
हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं है. वी डू नॉट हैव वाटर टाइट सेपरेशन. वी डू नॉट हैव वाटर टाइट सेपरेशन ऑफ पावर. इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ जुडिशरी जो है वो इंगेज करता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर कामों में, वहीं पे जो लेजिस्लेचर है वो इंटरफेयर करता है दोनों के कामों में, मतलब कि उनको काउंटर बैलेंस करता है. ठीक है. अगला सवाल है, इक्वलिटी बिफोर लॉ जो है वो रूल ऑफ लॉ का पार्ट है. रूल ऑफ लॉ में 3 बातें आती हैं. जो कॉन्सेप्ट है रूल ऑफ लॉ का उसमें 3 बातें आती हैं. सबसे पहली बात यह है कि देयर इज़ अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर, मतलब कि किसी भी आदमी को पनिश नहीं किया जा सकता बिना कोई लॉ तोड़े. अगर उसने लॉ नहीं तोड़ा है तो उसको पनिश नहीं कर सकते. कोई आर्बिट्ररी, कोई मनमौजी पावर नहीं होगी आपके पास. लॉ के सामने सब बराबर हैं, चाहे आप कितना भी बड़ा व्यक्ति रहें, कितना भी अमीर रहें, कितना भी इन्फ्लुएंस व्यक्ति रहें, लॉ के सामने सभी इक्वल होंगे. रिच, पुअर, हाई लो, ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, सब. और जो हमारा लॉ होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास कोर्ट्स होंगे. दूसरा, देयर विल बी प्राइमेसी ऑफ इंडिविजुअल राइट, मतलब कि जो इंडिविजुअल हैं, देश के जो नागरिक हैं, उसका राइट प्राइमेसी है. लोगों के पास राइट्स हैं, इसी कारण से कॉन्स्टिट्यूशन बना है. ठीक है ना. तो ऐसा मानता है रूल ऑफ लॉ. मगर इंडिया में क्या है, इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन है, इसीलिए लोगों के पास राइट है. अगर संविधान को अमेंड कर दिया, उस राइट को हटा दिया, तो जो लोग हैं उनके पास से वो राइट हट जाएगा. समझ गए. तो यहाँ पर वही बातें कह रहा है. अब्सेंस ऑफ आर्बिट्ररी पावर करेक्ट है. इक्वलिटी बिफोर लॉ करेक्ट है. प्राइमेसी ऑफ राइट ऑफ द इंडिविजुअल, 3 भी करेक्ट है. क्या आंसर हो गया? डी. अब यहाँ पर अगर उसने एक लाइन और ऐड कर दी होती कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ इज अप्लाइड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ अप्लाइड इन इंडिया, तो यहाँ पर केवल 1 होता, 2 होता. ठीक है ना. ये थर्ड नहीं होता. क्यों? क्योंकि ये थर्ड इंडिया में फॉलो नहीं किया जाता है. इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज़ द सोर्स ऑफ इंडिविजुअल राइट. क्लियर है. तो आपका आंसर क्या हो जाता? आपका आंसर फिर 1 and 2 ए हो जाता उस टाइम पे. क्लियर है. अगला सवाल है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बारे में. कह रहा है कि क्या डिफाइन करता है इसको. तो जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है वो ये दिखाता है कि आपका जो गवर्नमेंट है वो लिमिटेड गवर्नमेंट है. क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट है. मतलब गवर्नमेंट विल एक्ट ओनली एज पर द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट विल नॉट वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो गवर्नमेंट पर लिमिटेशन लगाता है. अप्लाइज लिमिटेशन ऑन गवर्नमेंट. ठीक है. तो ये क्या हो गया यहाँ पर? इट डिनोट प्रिंसिपल दैट गवर्नमेंट डिराइव्स अथॉरिटी फ्रॉम बॉडी. नहीं. एक चीज़ और है कि जो गवर्नमेंट होता है उसको संविधान से अथॉरिटी भी मिलती है. उस पर लिमिटेशन तो लगता ही लगता है, जो पावर होती है वो भी उसको संविधान से ही मिलती है. तो इट इज़ एन आइडियोलॉजी विच प्रमोट सुपरमेसी. नहीं. कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी फॉर डेमोक्रेटिक कंट्री. नहीं. डिनोट डिराइव्स अथॉरिटी एंड लिमिटेड बाय इट. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन मस्ट प्रोवाइड सर्टेन एलिमेंट टू सिटीजन. ये तो है ही. तो आपका जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा वो होगा आपका सी. संविधान अगर इंडिविजुअल को राइट नहीं भी देता तो भी वो अलग चीज़ होगी, मगर जो संविधान है वो गवर्नमेंट को रूल करने की जो अथॉरिटी है वो देता है और उसको लिमिट भी करता है. ये बातें आपको पता चलती हैं जब क्लास 11th की जो ये है पॉलिटी है वो पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क. ठीक है. तो इसका आंसर क्या हो गया? सी. तो ये हो गई बातें हमारी आज की.
हम मिलेंगे कल अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।